चलें। पहला सेशन स्टार्ट करते हैं हम। और ये रिपीट सेशन है। तो आप लोगों को जो है कि कहते हैं कुछ चीज़ें पहले की पता है और कुछ चीज़ें हम जो है कि कहते हैं अब नई डिस्कस करेंगे। एक चीज़ जो आप लोगों ने जो है कि कहते हैं जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम चार्ट के ऊपर जो है कि कहते हैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो हम चार्ट उस वक्त यूज करेंगे जब हमारा कोई आवाज का इशू आ रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अच्छा, सबसे पहले हमने जो है कि कहते हैं स्टार्ट किया था कि ब्रांड मैनेजमेंट और ई कॉमर्स। एक चीज जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आप लोगों ने इस चीज का डिफरेंस क्रिएट करना है कि मैनेजिंग अ ब्रांड इज डिफरेंट देन सेलिंग अ ब्रांड। ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो सेलिंग नहीं, इट्स एक्चुअली क्रिएटिंग वैल्यू एडिशन टू कस्टमर्स। हाँ, जब आप वैल्यू एडिशन क्रिएट करते हैं किसी कस्टमर के लिए तो उसके बाद आपकी ब्रांड की सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। लेकिन ये आपको, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आपको शायद इस चीज के बारे में बताएगा कि ब्रांड मैनेजमेंट इज नॉट बेसिकली सेलिंग। और ई कॉमर्स के अंदर भी स्पेशली मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी है जहाँ पे लोग इंटेंसिवली सेलिंग के ऊपर जो है कि कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करते हैं रादर देन जस्ट बिल्डिंग अ ब्रांड। और ब्रांड मैनेजमेंट जो होती है वो एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है रादर देन कि वो रेवेन्यू गैदरिंग एक्टिविटी नहीं है। रेवेन्यू गैदरिंग उसका स्टार्ट होता है बहुत अरसे के बाद जब आप थोड़ी 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 करके ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करते हैं। तो इन चीजों को जरा अपने जहन में पहले से बिठा लें कि ब्रांड बनाना इज नॉट सेलिंग अ ब्रांड। और ब्रांड बनाने का फायदा क्या है वो हम आहिस्ता आहिस्ता इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम दोबारा जो है कि कहते हैं क्योंकि रिपीट सेशन है तो हम पहले एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा ब्रांड क्या चीज है। अच्छा, लेट्स से कि कोई भी जेनेरिक चीज है, कोई भी जेनेरिक चीज है, वो ब्रांड नहीं। लेट्स से कि देयर इज अ मोटरसाइकिल, देयर इज अ कार, देयर इज ब्रेड, देयर इज वाटर। ये चार चीजें बहुत जेनेरिक चीजें हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि ये ब्रांड है या नहीं। तो ब्रांड क्या होता है? ब्रांड हर वो चीज है जिसको आप नाम देते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, वेरी वेरी सिंपल। इससे ऊपर कोई डेफिनेशन नहीं। आप उसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, डेफिनेशन को आप उसके साथ जंबल अप कर सकते हैं। लेकिन सबसे इजी एग्जांपल ये है कि अगर आपका कोई नाम है, कोई भी चीज दी गई है आपको यानी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए, दैट इज अ ब्रांड। सिंपल एज दैट। लेट्स से अभी हमने बात की थी मोटरसाइकिल की, होंडा की मोटरसाइकिल। कार की बात की थी, सुजुकी की कार। ब्रेड की बात की, डॉन की ब्रेड। सो व्हाट आर वी सेइंग राइट नाउ? हम ये बता रहे हैं कि ब्रांड है। और ब्रांड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्रांड अचीवमेंट है कि जब आपकी कोई भी जेनेरिक प्रोडक्ट आपके नाम से जानी जाए। जैसे कि अभी हमने बात की थी CD70। CD70 इज अ ब्रांड, होंडा का ब्रांड, होंडा की प्रोडक्ट लाइन है। लेकिन अगर आपको इस वक्त जो है कि कहते हैं कोई भी मोटरसाइकिल चलती हुई नजर आती है तो आपके मुंह से बेख्तियार निकल जाता है कि ये तो CD70 जा रही है, बिकॉज दे हैव मेड अ जेनेरिक प्रोडक्ट अ ब्रांड। ये ब्रांड का हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट। तो दोबारा आते हैं वापस
कि ब्रांड क्या चीज है। ब्रांड वो है जिसको कोई भी नाम दिया जाता है। आप ब्रांड है, अगर आपका कोई नाम नहीं होता तो आप ब्रांड ना होते। लेकिन पीआर मार्केटिंग भी इसी चीज पे काम करती है। इमरान खान इज अ ब्रांड। मौलाना तारिक जमील, उन्होंने अपने अपने नाम को कैश किया। दे हैव ओपनड कहते हैं स्टोर। सईद अजमल, शुएब मलिक, एवरीथिंग इज अ ब्रांड। ये जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जो लेट्स से कि मौलाना तारिक जमील हो गया या सईद अजमल हो गया, ये क्या चीज कर रहे हैं? ये अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड की जो कैपेबिलिटी है उसको यूज कर रहे हैं दोबारा रेवेन्यू जनरेशन। तो होपफुली कि हम ये क्लियर हैं कि ब्रांड क्या है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि ब्रांड के एलिमेंट्स क्या होते हैं। ब्रांड के एलिमेंट्स आर क्वाइट सिंपल। लेकिन सिंपल होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज सही कर रहे हैं। ब्रांड के एलिमेंट्स जो हैं वो उसका की फैक्टर है, आइडेंटिफायर्स हैं। आप किसी भी ब्रांड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी हमने बात की सबसे सिंपल जो हमने डेफिनेशन दी कि ब्रांड का आइडेंटिफायर क्या है, उसका नाम। नाम तो सब लोगों को पता होता है। लेकिन ब्रांड इतनी ज्यादा कोशिश, इतना ज्यादा रेवेन्यू क्यों लगाता है बाकी एलिमेंट्स को जो है कि केटर करने के लिए? उसकी एक सिंपल सी रीजन है। अगर आपका नाम जो है कि कहते हैं लेट्स से कि अहमद है, बहुत सारे लोगों का नाम अहमद है। व्हाट्स यूनिक इन इट? आप कैसे अपने आप को यूनिक करते हैं ताकि आप 2000 अहमद में से एक ऐसा अहमद जो है ना कि कहते हैं नजर आए, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। आप कपड़ों से करेंगे शायद, आप अपनी स्पीच से करेंगे, शायद अपने नॉलेज से करें, शायद आपने जो है ना कि कहते हैं कोई अपना निकनेम रखा हुआ हो, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई। दैट इज द सेम केस विद ब्रांड। ब्रांड हमेशा अपने एलिमेंट्स बिल्ड करता है ताकि इफ वन एलिमेंट बिकम्स ऑब्सोलीट, यानी कि एक एलिमेंट अगर जो है ऑब्सोलीट हो रहा है तो उसकी मार्केटिंग जो है वो सेव रहे दूसरे एलिमेंट के साथ। अब हम बेसिकली पढ़ेंगे कि ब्रांड के एलिमेंट्स होते क्या। अच्छा, पहले हमने बात की ब्रांड नेम की। ब्रांड नेम्स आपको बहुत सारे आते हैं, सिफायर है, पाकिस्तानी ब्रांड्स की बात करते हैं। हम जो है ना कि कहते हैं इंटरनेशनल की बात नहीं करेंगे, लोकल कन्फ्रंट में जाएंगे ताकि आप रिलेट कर सकें, आप लोगों को उन ब्रांड्स का पता हो। ब्रांड नेम के ऊपर आते हैं। अभी हमारे पास रिसेंटली बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स जो है वो मार्केट के अंदर बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। पहले एक जो है कि कहते हैं ट्रेंड था कि इंटरनेशनल ब्रांड को प्रेफरेंस दी जाती थी, लेकिन अब लोकल ब्रांड जो है वो आहिस्ता 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 मार्केट ग्रैब कर चुके हैं। अब आप बहुत कम इंटरनेशनल ब्रांड्स को देखते होंगे। तो ब्रांड नेम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ब्रांड नेम शुड बी कैची। ब्रांड नेम हमेशा आपका कैची होना चाहिए। लेकिन ब्रांड नेम इन एलिमेंट्स को डिफाइन करने से पहले मैं एक और चीज आपको जो है कि कहते हैं क्लियर कर देता हूँ कि ये सारी एलिमेंट्स आपकी ब्रांड गाइडलाइंस के ऊपर होनी चाहिए। ब्रांड गाइडलाइंस क्या होती है? ब्रांड गाइडलाइंस ये होती हैं कि जैसा बिजनेस आप सेटअप करना चाहते हैं, आपके ये सारे एलिमेंट्स उस बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करें या उससे रेलिवेंट हो किसी ना किसी तरह से। अगर मैं सेफायर की बात करता हूं तो सेफायर क्या कर, सेफायर इज अ ब्रांड। सही है। सेफायर नॉर्मली जो है कि कहते हैं एक तरह से जेमस्टोन को कहा जाता है सेफायर। लेकिन कपड़ों का ब्रांड उसको अपने साथ कैसे रिलेट करता है? द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रेलेवेंस। वो रेलेवेंस क्रिएट कर रहा है अपने आप को एज एन एक्सक्लूसिव ब्रांड, एज अ ब्रांड दैट इज सोफिस्टिकेटेड, एज अ ब्रांड दैट इज प्रीमियम। क्योंकि सेफायर भी प्रीमियम है एज अ जेमस्टोन। तो हमेशा हम अपने एलिमेंट्स को चूज करते हैं ताकि हम
उसको रेलिवेंट कर सकें अपने बिजनेस के साथ। सो अब हमने ब्रांड नेम्स की एग्जांपल सी। ब्रांड नेम्स के अंदर सफायर आ जाता है, खाड़ी आ जाता है, सब खाड़ी का बहुत बहुत अच्छा नाम है कि खाड़ी बेसिकली आपको जो है कि कहते हैं बताता है खड्डे के बारे में जिससे पहले कपड़ा बना। अगर आप जो है कि कहते हैं और पाकिस्तानी ब्रांड्स को जो है ना कि कहते हैं एहसान चप्पल हाउस, एहसान चप्पल हाउस जो है कि कहते हैं वो आपको लिटरली डिस्क्रिप्टिवली बता रहा है कि कैसे आप जो है कि कहते हैं ओके। अच्छा, एहसान चप्पल हाउस बेसिकली आप, अब आवाज सही आ रही है आपको? ओके ओके। अच्छा तो ऐसा, ओके थैंक यू थैंक यू। अच्छा, तो एहसान चप्पल हाउस आपको बेसिकली डिस्क्रिप्टिवली बता रहा है कि वो क्या चीज सेल कर रहे हैं, लेकिन सफायर आपको डिस्क्रिप्टिवली नहीं बता रहा कि वो क्या चीज सेल कर रहा है। अब अब आप कहते हैं कि यार एक तरफ जो है ब्रांड आपको बता रहा है कि डिस्क्रिप्टिवली जो है ना कि कहते हैं कि वो क्या चीज किस बिजनेस के अंदर एंटर हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है कि कहते हैं कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपने आप को रिलेट कर रहे हैं आपकी फीलिंग्स के साथ या किसी और रेलिवेंस के साथ। तो हमेशा हम कहते हैं कि रेलिवेंस क्रिएट होनी चाहिए ब्रांड एलिमेंट्स के अंदर ताकि वो आपके बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करें। ब्रांड नेम्स हमने देख लिए। उसके बाद हमारे पास सेकंड एलिमेंट है लोगो। अच्छा, लोगो, लोगो अगर अगर मैं आपको इस वक्त बात करूं तो एक लोगो डिजिटल का, डिजिटल बिजनेस का, डिजिटल जो है ना कि कहते हैं एंटरप्राइज का कोई भी ऐसा लोगो जो आज तक आपको याद है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगो इज गूगल। आप कहीं पर भी गूगल का जी देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि वो गूगल है। क्या है गूगल? गूगल ने बाद में अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन किया, गूगल वाज जस्ट अ सर्च इंजन, सिंपल, एक सर्च इंजन था। लेकिन उसने अपने आप को आहिस्ता 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 एक्सप्लेन किया। ये जो आहिस्ता आहिस्ता मैं बात कर रहा हूँ, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ब्रांड बिल्डिंग। ये इस वजह से सब आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। इट्स नॉट डे एंड नाइट कि आप जो है ब्रांड बिल्ड कर लेंगे और इन सारे एलिमेंट्स को रेलिवेंट कर लेंगे। आपके ब्रांड एलिमेंट सारे रेलिवेंट हो भी सही, तब भी आपको एक टाइम लगता है लोगों को कम्युनिकेट करते हुए और लोगों को उस चीज से रेलिवेंस क्रिएट करते हुए, ताकि वो डेली लाइफ के अंदर जब भी आपका लोगो देखें, आपके एलिमेंट ब्रांड के कोई भी एलिमेंट देखें तो आपको पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके। उसके बाद आ जाते हैं, लोगों के बाद आ जाते हैं ग्राफिक्स एंड इमेजेस के ऊपर। ग्राफिक्स एंड इमेजेस बहुत सिंपल सी बात है यार। ग्राफिक्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे लेट्स से कि साइबर पंक है, गेम्स हैं बड़ी, उसके अंदर जो आप ग्राफिक्स देखते हैं, अगर आप गेम्स खेलते होंगे तो आपको GTA 5, GTA 3, GTA 4, वाई सिटी वो याद होंगे। अगर उसका ग्राफिक्स कहीं पर भी यूज होता है, कोई भी इमेज यूज होता है, तो यू कैन नॉर्मली आइडेंटिफाई कि यार दिस इज अ कॉपीड इमेज फ्रॉम GTA और GTA 3, GTA 4, GTA 5। यू कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई। क्यों? क्योंकि दैट thing is instilled in your mind for over and over and over again. Then there is color scheme. कलर स्कीम पे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि कलर स्कीम बहुत मैटर करती है। कलर्स जो है ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर इतने ज्यादा मैटर करते हैं कि वो आपके यूनिक आइडेंटिफायर्स बन सकते हैं, और कलर्स ही आपको जो है कि कहते हैं ब्रांड की पर्सोनिफिकेशन डिफाइन करते हैं। लेट्स से कि मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स दे देता हूँ। Let's say कि we have a sophisticated brand, a brand that is high priced, with high quality, and with high customer care. तो मोस्टली आप किस तरह के कलर्स चूज करेंगे? आप चूज करेंगे डार्क कलर्स, सोफिस्टिकेटेड कलर्स,
पैलेट्स जो कि थोड़ा सा डिम हो जाए, जो कि आपकी प्रोडक्ट को इनहेंस करे। लेकिन अब अगर इसके ऑपोजिट आते हैं, अगर आप टीनेज ब्रांड्स के ऊपर जा रहे हैं, तो आप किस तरह के कलर्स चूज करेंगे? आप चूज करेंगे वाइब्रेंट कलर्स, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन के अंदर भी येलो ग्रीन या ब्लू, सही है, उसके अंदर भी आप जो है कि कहते हैं शाइन चूज करेंगे, ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें टीन्स को। अब ये चीजें आप रेलिवेंट अपने बिजनेस के लिहाज से करेंगे, और मैं लास्ट में जब ब्रांड एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस के अंदर कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं ये चीजें। फिर आता है फॉन्ट। फॉन्ट बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन करता है आपके ब्रांड के बारे में। अगर आपका ब्रांड एक फॉर्मल ब्रांड है, तो आप फॉन्ट भी उस तरह का चूज करेंगे जो कि आइडेंटिफाई कर सकें आप एज अ फॉर्मल ब्रांड। फॉर्मल फॉन्ट्स कौन से होते हैं? फॉर्मल फॉन्ट्स वो होते हैं जिनके एजेस होते हैं, जिनके प्रॉपर एजेस होते हैं। और अनफॉर्मल ब्रांड्स कौन से हैं? इनफॉर्मल ब्रांड्स कौन से होते हैं? सॉरी, इनफॉर्मल ब्रांड्स कौन से होते हैं? इनफॉर्मल ब्रांड्स होते हैं बेसिकली जिनके अंदर फॉन्ट्स के अंदर थोड़ा सा गुलाई आ जाती है। अब आप कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई कि भाई हर चीज के अंदर ही जो है ना कोई फिल्म है। तो ऑब्वियसली जब आप फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर आ रहे होते हैं, तो हमेशा आपके पास ऐसे फॉन्ट्स होने चाहिए जो कि आपको एज अ फॉर्मल बिजनेस सेटअप करें। और अगर आप इनफॉर्मल हैं, सही है, तो इनफॉर्मल के अंदर हमारे पास हमेशा गुलाई होगी। हमारे पास फॉन्ट्स कभी जो है ना कि कहते हैं स्ट्राइप्स में आ रहे होंगे, कभी जो है ना कि कहते हैं स्लाइड्स में आ रहे होंगे। और इसके अलावा फॉन्ट्स आपके मूड को, आपके ब्रांड की पर्सोनिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। अगर फॉन्ट जो है, माउंटेन ड्यू का फॉन्ट देखें, माउंटेन ड्यू का फॉन्ट जो है कि कहते हैं वो थोड़ा सा वेव में आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, यानी कि फॉन्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है। तो वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि इट्स अ फन ब्रांड। अगर वो फॉन्ट जो है कि कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होता, बिल्कुल एक सीधी लाइन के ऊपर आ रहा होता, और बिल्कुल जो है ना एजेस उसके स्ट्रेट होते, तो आप कहते हैं कि इट्स अ फॉर्मल ब्रांड। उसके बाद जाते हैं टोन एंड वॉइस के ऊपर। टोन एंड वॉइस, अच्छा, टोन एंड वॉइस जो है कि कहते हैं सिर्फ आपकी जो है वर्बल वॉइस नहीं, उसके अंदर जो है वर्बल वॉइस, ओरल वॉइस नहीं होती, वो आपकी जो है कि कहते हैं रिटन वॉइस भी होती है, रिटन टोन भी होती है, कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट पे, अपने डिजिटल बिजनेस पे कंटेंट को स्प्रेड करते हैं। अगर लेट्स से कि यू आर अ वेरी फॉर्मल ब्रांड, तो आप हमेशा चूज करेंगे कि आपका जो कंटेंट है वो भी एग्जैक्टली उतना ही फॉर्मल होना चाहिए। ये आपके ब्रांड की वॉइस है, वो आपका कंटेंट आपके ब्रांड की वॉइस है। उसके बाद अगर हम इनफॉर्मल में आते हैं, तो आप वर्डिंग, सेंटेंस फॉर्मेशंस, ग्रामर, सब कुछ उस तरह से चूज करेंगे जिसकी वजह से आपका ब्रांड इनफॉर्मल लगे। उसके बाद रहते हैं स्लोगन के ऊपर। अच्छा, देखें, ब्रांड्स आजकल जो है सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं कि उनका स्लोगन जो है वो सबसे ज्यादा कैची होना चाहिए। वो आप लोगों को जो है कि कहते हैं आप उसके साथ रिलेट कर सकें, आप उसको बार बार बोल सकें, इरिटेटिंग भी हो लेकिन आपको याद रहे। स्लोगन के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मेरे लिहाज से है, वो ब्राइट। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि लास्ट let's say कि 5 to 10 years के अंदर I haven't seen anyone doing a good slogan, a catchy slogan. ब्राइट की नई कैंपेन जो है, जो लास्ट ईयर से चल रही है, उसके अंदर उन्होंने कहा ब्राइट सब राइट कर देगा। इट्स एन एक्सीलेंट वर्क, इट राइम्स, वो आपके बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वो आपकी ब्रांड लाइंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वो आपके बिजनेस को डिफाइन कर रहा है। तो स्लोगन जब आप बिल्ड करते हैं,
तो सिर्फ स्लोगन पे काम नहीं करना, मेरे कहने का मकसद ये था आपने इन सारे एलिमेंट्स को पे काम करना है, ताकि आप अगर स्लोगन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस तक ये स्लोगन पहुंचा रहे हैं, और ऑडियंस उसके साथ रेलिवेंस क्रिएट नहीं कर सकती, तो आपके पास और एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि आप यूज कर सकें टू अट्रैक्ट योर कस्टमर्स। फिर हमारे पास जिंगल आ जाता है। जिंगल की सबसे बेस्ट और सबसे कॉमन एग्जांपल है डिंग डोंग, टेलीफोन। ये दो ऐसे जिंदगी के जो है कि कहते हैं हमारे जिंगल्स गुजरे हैं, जो कि हमारी सॉरी Atir, yes, there is a difference between slogan and a tagline. Um, we'll get to that in the end of the presentation. I hope that's okay. Okay? Okay. तो लास्ट में आ जाते हैं जिंगल के ऊपर। जिंगल के हमने एग्जांपल्स देखी हैं जो कि आज तक हमें याद है। उसके अंदर डिंग डोंग की एग्जांपल है, उसके अंदर टेलीफोन की एग्जांपल है। ये दो जिंगल ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी में आज तक सबसे ज्यादा इरिटेटिंग भी रहे हैं और हमें सबसे ज्यादा याद भी। जिंगल को नोट कर लें कि वो इरिटेटिंग है और हमें याद क्यों रहे हैं। इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे पास ब्रांड का लास्ट एलिमेंट है URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, आपकी वेबसाइट का एड्रेस। आपकी वेबसाइट का एड्रेस जो है वो कैसे आपका ब्रांड का एलिमेंट हो सकता है। दो एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दो दे रहा हूँ। google.com, godaddy.com, yahoo.com, msn.com, microsoft.com, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने यूआरएल या अपनी कंपनी से सही अपने यूआरएल्स को जो है कि कहते हैं प्रमोट किया, अपने आप को ब्रांड बनाया। गूगल इज द फाइनेस्ट एग्जांपल। GoDaddy इज अ मोर फाइनर एग्जांपल, कि जिन्होंने अपने यूआरएल से बेसिकली अपने आप को ब्रांड बनाया। godaddy.com बिगेस्ट वेबसाइट, सही है, जिससे आप जो है कि कहते हैं अपने डोमेन खरीद सकते हैं, और इसी चीज को उन्होंने अपना ब्रांड बनाया है, और वो आगे इसकी ब्रांड की इक्विटी को यूज करते हैं। अच्छा, ओके, अच्छा, जी मैंने नोट कर लिया है, मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलता हूँ। उसके बाद आए थे हैं हम बात कर रहे थे मैसेज थ्रू ब्रांड। अभी हमने बात की थी जिंगल की। जिंगल के अंदर अगर हम जो है कि कहते हैं खास तौर पे एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अगर हम जो है डिंग डोंग की एग्जांपल को जो है कि कहते हैं लेते हैं, तो डिंग डोंग की एग्जांपल जो है वो बहुत ज्यादा हमें इरिटेटिंग लगती थी, जो डिंग डोंग का जिंगल था। लेकिन वो आज तक हमें याद क्यों? तो हमें याद इस वजह से है क्योंकि वो कंसिस्टेंट मैसेज था। कंसिस्टेंट मैसेज क्या होता है? कंसिस्टेंट मैसेज ये होता है कि जितने भी आपने ब्रांड के एलिमेंट्स पढ़े हैं, वो सारे एलिमेंट्स आपको एज अ कंज्यूमर एक ही मैसेज डिलीवर करें। वो मैसेज ये नहीं होगा कि बाय आवर प्रोडक्ट, वो मैसेज ये होगा कि आइदर यू आर अ गुड ब्रांड, either you are a teen brand, either you are a sophisticated brand, either you deal in products, either you deal in services, anything, anything that you want to create. But it is important कि your message should be so consistent कि वो हर एलिमेंट के थ्रू सेम डिलीवरेंस लेकर आए। इस चीज को समझना इतना लाजमी है कि मैं इसके ऊपर और ज्यादा जोर नहीं दे सकता। कंसिस्टेंट मैसेज आपको व्यूज लेकर आता है। कंसिस्टेंट मैसेज आपकी ब्रांड की वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके ब्रांड की लॉयल्टी बिल्ड करता है, आपके ब्रांड एलिमेंट्स को कंज्यूमर के माइंड में इंस्टॉल करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि
फॉलोइंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ टोन। अभी हमने बात तो की कि मैसेज कंसिस्टेंट होना चाहिए, मैसेज कंसिस्टेंट होने के साथ यूनिफॉर्मिटी ऑफ टोन भी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी क्या होती है कि अगर आपका जो है ब्रांड नेम वो एक तरह की टोन डिफाइन कर रहा है, लेट्स से कि योर ब्रांड नेम गिव्स यू अ टोन ऑफ फॉर्मल फॉर्मेलिटी, सही है, फॉर्मेलिटी जो है ना क्या कहते हैं लेकर आता है, या फॉर्मल ब्रांड्स को जो है ना कॉम्प्लीमेंट करता है, तो आपका स्लोगन जो है वो भी फॉर्मल होना चाहिए, वो भी सेम टोन का होना चाहिए। आपका जो इमेज है वो भी सेम होना चाहिए, आपका जो जो टैगलाइन है वो भी सेम होनी चाहिए, आपके जो करेक्टर्स हैं, जो आपका यूआरएल है वो भी सेम होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ टोन, ताकि कहीं पर भी आपके कंज्यूमर के माइंड में डिसोनेंस क्रिएट ना हो। डिसोनेंस क्या होती है? डिसोनेंस बेसिकली ये होती है कि जब आप कम्युनिकेट कुछ और करना चाह रहे हैं और कम्युनिकेट कुछ और कर रहे हैं। जब आपका मैसेज ये है कि मैं एक अच्छा ब्रांड हूं, लेकिन कंज्यूमर ये समझ रहा है कि आप कुछ और हैं, अदर देन दैट, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। सो यूनिफॉर्मिटी ऑफ टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो लास्ट पॉइंट है हमारा, इसके अंदर आपको एक चीज समझनी है, ऑलवेज ब्रांड नॉट क्लटर। ब्रांड, जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं, वो हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट रखते हैं, even though कि they provide you excellent services, excellent products, excellent, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन जो होती है वो बड़ी सिंपल होती है। every advertiser, every brand manager जो है क्या कहते हैं, that's strives enough to make a simple communication catchy। क्लटर क्या होता है? क्लटर होता है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन। तो हम बात ये करते हैं कि हर अच्छा ब्रांड जो है वो कोशिश करता है कि उसकी कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, और वो ज्यादा ना हो, वो क्लटर ना क्रिएट करे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग टारगेट ऑडियंस एंड सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी, लेट्स टेक 2 मिनट ब्रेक, मैं पानी पी लूं। और ये वाला जो है कि कहते हैं आप जो लेक्चर है या ऑडियो तो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूं, लेकिन इसके अंदर आप नोट्स बनाएंगे ताकि आप लोगों को याद रहे कि आपने टारगेट ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करनी है और सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी कैसे डिफाइन करनी है अपने ब्रांड की। लेट्स टेक अ 2 मिनट ब्रेक। Okay, welcome again. Let's start with target audience and segmentation strategy. उससे पहले याया का एक क्वेश्चन आया है चैट के ऊपर के स्टोरी टेलिंग। ओके याया, storytelling is so important, but it's not
द अर्ली स्टेज ऑफ अ ब्रांड बिल्डिंग। स्टोरी टेलिंग जो है वो इटसेल्फ इतनी बड़ी फील्ड है कि आप लोग करते 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 उसके अंदर इट्स लाइक कि आप मेच्योर ब्रांड्स जो होते हैं वो स्टोरी टेलिंग पे जाते हैं, ताकि आप ब्रांड के साथ अपने आप को रेलिवेंट रेलिवेंट कर सके। सही है, कंज्यूमर जो है कि कहते हैं रेलिवेंस क्रिएट कर सके, वो रिलेट कर सके। तो ये स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ अ ब्रांड बिल्डिंग कम्युनिटी, सही है, आपको अपनी बेसिक्स राइट करनी है। इसके इस जो स्टोरी टेलिंग है, इसके लिए मैं आपको एक मॉडल बताऊंगा। अगर आपको वाकई ही शौक है स्टोरी टेलिंग, ब्रांड की स्टोरी टेलिंग का, तो आप में वो मॉडल लाजमी पढ़ना। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, लेट्स गेट ऑन विद टारगेट ऑडियंस एंड सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी। अच्छा, टारगेट ऑडियंस हमारी क्या होती है? टारगेट ऑडियंस वो होती है जो बेसिकली आपके कस्टमर्स होते हैं या पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं। दो तरह के लोग होते हैं टारगेट ऑडियंस में। हम कह रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं। ओके, टारगेट ऑडियंस के अंदर हमारे पास दो तरह के लोग हैं, जो एक तो एक्चुअल कस्टमर्स हैं और एक पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। पोटेंशियल कस्टमर्स क्या होते हैं? एक सेकेंड उस्मान, आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही? ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेट्स गेट ऑन विद दैट। अच्छा, टारगेट ऑडियंस के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स क्या होते हैं। पोटेंशियल कस्टमर्स आर थिंग those customers that you can actually at some point can gather around and make them purchase your product। यानी कि वो अभी आपकी प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे, लेकिन आप उनके ऊपर वर्क करके उनको कस्टमर्स बना सकते हैं। एक चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सबसे पहले जब भी आप कभी जिंदगी में या जो है, हाँ, आतर हु आर नॉट लाइकली टू बाय फ्रॉम अस, सही है, लाइकली टू बाय होते हैं जो कि ट्रायलिस्ट होते हैं। दिस इज अ वेरी ब्रॉड फील्ड। मैं आपको बाइंग डिसीजन मेकर का एक ऑर्डर दूंगा, उसके अंदर आप देखेंगे कि पोटेंशियल कस्टमर्स जो है कि कहते हैं कौन होते हैं, और जो है कि कहते हैं who are likely to buy from us वो कौन होते हैं? वो बेसिकली ट्रायलिस्ट होते हैं। सो दे आर नॉट पोटेंशियल कस्टमर्स। क्वेश्चंस को एंड में करेंगे प्लीज, इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम भी हमारा जो है कि कहते हैं रह गया था। आई एम रियली सॉरी, हम क्वेश्चंस को एंड में बिल्कुल क्लियर करेंगे, वट एवर टाइम यू नीड। ओके, तो टारगेट ऑडियंस को हम जो है कि कहते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? जब भी आप कभी जिंदगी में, या आई होप सून, जब भी आप अपना ब्रांड लॉन्च करने लगेंगे, तो उस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले, before even finalizing your brand name, before even finalizing your क्या कहते हैं ब्रांड एलिमेंट्स, आप सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस फाइंड करें, बिकॉज यू हैव डन अ रिसर्च कि ये प्रोडक्ट बिक सकती है, लेकिन उसको खरीदने वाले कौन है आपको नहीं पता। तो सबसे पहले आपने जो है तय करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अब टारगेट ऑडियंस के कुछ एलिमेंट्स हैं जो आप लोग नोट्स बनाएंगे। उसके अंदर सबसे पहले है, बड़ा सिंपल सा जो है कि कितने टारगेट ऑडियंस का चार्ट होता है। सबसे पहला चार्ट वो ये होता है कि आपने सेगमेंटेशन करनी है एज की बेस के ऊपर। एज ग्रुप कौन से हैं? देयर आर सेवरल एज ग्रुप्स।
जहाँ पे आप जो है ना की कहते हैं खुद को ऑटोमेटिक एज ग्रुप्स भी होते हैं, जहाँ पे जो है कि कहते हैं 16 से नीचे आ जाते हैं, फिर 16 से जो है कि कहते हैं 22 तक आ जाते हैं, फिर 22 से आगे जो है कि कहते हैं 32 तक 22 से आगे 28 तक जाते हैं, 28 से आगे फिर 35 तक जाते हैं, और 35 से आगे की कहते हैं 45 तक, और 45 से आगे 65 तक। सही है। ये सारी जो है कि कहते हैं आपके एज ग्रुप डिफाइन करते हैं। अब एज ग्रुप ये जो मैंने आपको डिफाइन किया है, ये बगैर किसी वजह के डिफाइन नहीं हुए हुए। ये बेसिकली अगर मैं कहता हूं कि 16 से कम है, तो उनकी एक अपने एट्रीब्यूट्स हैं। जो 16 से कम के लोग हैं, जो 16 से लेके 22 तक के लोग हैं, उनकी एक अपनी एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, उनकी अपनी एक प्रेफरेंस है। जब हम 22 से आगे जाते हैं तो उनकी प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। फिर अगर हम 35 से आगे जाते हैं तो उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है, उनके बाइंग बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं, उनकी उनकी ब्रांडिंग की जो पोटेंशियल हैं बड़े, वो चेंज हो जाते हैं। राइट नाउ अगर आप 18 साल के लड़के हैं तो मे बी यू हैव नथिंग टू वरी। मे बी आप जो है कि कहते हैं गाड़ी के अंदर बैठकर जो है कि कहते हैं रोड की तरफ देखते हैं, या आप रोड की तरफ नहीं देखते और आप जो है ना बिलबोर्ड्स की तरफ देखते हैं, या आप कभी वेबसाइट खोलते हैं तो आप जो है कि कहते हैं 7 एड्स को भी देख लेते हैं। जब 35 से आगे जाते हैं तो यू डोंट गो फॉर एड्स। तो ये हर हर एज ग्रुप की अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स है। फिर आ जाता है बहुत ही सिंपल, जेंडर। जेंडर दो तरह के हैं, एटलीस्ट पाकिस्तान में तो दो तरह के हैं। सही है, तीन तरह के हैं। सही है, तीसरा हम यानी कि ऑब्वियसली नहीं कर सकते। टारगेट मार्केट और उसकी प्रोपेंसिटी भी बहुत लो है, तो वो सेगमेंट अफोर्डेबल नहीं रहता। लेकिन लेट्स से कि अगर हम डिस्कस करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेंडर। सही है, मेल एंड फीमेल। सो अगर आपने प्रोडक्ट फाइनल की भी है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आप जिस एरिया के अंदर लोगों को टारगेट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, ब्रांडिंग के लिए, ब्रांड मैनेजमेंट के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, तो वो लोग उसके अंदर कितने मर्द हैं, कितने औरतें हैं। अगर आपको पॉपुलेशन का साइज ही नहीं पता, तो आप क्या मार्केट कर रहे हैं। अगर लेट्स से, सही है, लेट्स टेक अ वेरी वेरी ऑड एग्जांपल, कि अगर एक शहर है पूरा का पूरा मर्दों का, तो उधर आप औरतों का मेकअप तो ब्रांड नहीं कर सकते। या लेट्स से कि देयर इज अ स्कूल फॉर गर्ल्स, तो वहां पर आप जाकर मर्दों की कोई प्रोडक्ट तो ब्रांड नहीं कर सकते। सो जेंडर इज सो इम्पोर्टेंट, और पॉपुलेशन साइज का आपको पता होना इज सो इम्पोर्टेंट, ताकि आप अपने ब्रांड पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर या ब्रांडिंग के ऊपर, उससे आपको वाइबल लीड्स मिल सके। तो आई होप कि दिस इज क्लियर। उसके बाद आ जाता है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, एस ई सी। एस ई सी, ये मैं चैट के अंदर लिख रहा हूं, एस ई सी, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक क्लास। सोशियो इकोनॉमिक क्लास जो है वो एक ग्रिड है। वो ग्रिड क्या करता है? वो ग्रिड बेसिकली आपको ये बताता है कि अगर आप जो है कि कहते हैं पढ़े लिखे हैं, और किस ग्रेड तक पढ़े हैं, और आपकी इनकम कितनी है, इन दोनों का क्रॉस करके वो आपको बताता है कि आप जो है एलीट क्लास में है, बी क्लास में है, या सी क्लास में है। इट्स नॉट वेरी सिंपल। इसके अंदर बहुत सारे आपकी इकोनॉमिक चीजें आ जाती हैं। लेट्स से कि यू अर्न 10 लाख रुपए फॉर फॉर अ मंथ, या लेट्स से कि यू अर्न मोर देन 2 करोड़ फॉर एनुअली, और आप पढ़े लिखे जो है वो 5वीं क्लास तक है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार अगर ग्रिड है तो ग्रिड के अंदर क्रॉस हो रहा है, तो वो बंदा तो जो है सी सेगमेंट पे आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रिड के अंदर जब आप क्रॉस करते हैं, तो अगर
लेट्स से कि अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं और एक एवरेज पे है, तब भी आप ए क्लास में आते हैं, क्योंकि यू हैव डेवलप्ड अ सर्टेन काइंड ऑफ एट्रीब्यूट बिकॉज ऑफ योर नॉलेज। और अगर आप जो है कि कहते हैं बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं और उससे बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तब भी आप एलीट क्लास में आते हैं, बिकॉज यू हैव लर्न दोज एट्रीब्यूट्स बाय एक्सपीरियंस। सो जब हम कस्टमर्स को टारगेट करने लगते हैं, तो नो कस्टमर नो कस्टमर इज लेस। इसको मैं इस तरह से बताऊं कि कोई कस्टमर जो है जिसके पास बाइंग पावर है, आपके पास जो है कि कहते हैं इस चीज का मुद्दा नहीं होना चाहिए कि आप उसको डिग्रेड समझें, डिग्रेड कर सकें। एवरी कस्टमर इज रिस्पेक्टेबल एंड यू शुड ट्रीट एवरी customer with uttermost respect, because you don't know कि what he can buy or what he cannot buy and what type of class he is having. So SEC segmentation is so important in your target audience कि वो आपको बहुत पिन पॉइंट करके पॉपुलेशन से बता देती है कि ये लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसईसी सेगमेंट की। जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर लेट्स से कि आपने जो है कि कहते हैं एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हाई प्राइस्ड हाई क्वालिटी ब्रांड बनाया है, तो आप कैसे लोगों को टारगेट करेंगे? आप एसईसी को टारगेट करेंगे। लेकिन अगर आपने एक ब्रांड बनाया है जो कि केटर करता है लोअर सेगमेंट को, एसईसी को, तो वहां पे प्राइस सेंसिटिव लोग होते हैं। वो आपकी प्राइस को देखेंगे, वो आपकी क्वालिटी को नहीं देखेंगे। बट यू हैव टू सी कि आप उनको राइट टारगेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जी जी, मैं करता हूँ, स्लाइड भी चेंज करता हूँ। अभी इसको तो समझ लें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और एनालिसिस, उसको कहते हैं नेस्ट एनालिसिस। ये भी मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, नेस्ट एनालिसिस क्या बताता है? नेस्ट एनालिसिस बेसिकली हमें ये बताता है कि जो भी टारगेट कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर या टारगेटेड ऑडियंस जो है, वो फैमिली ग्रुप के ऊपर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। आया कि वो जो है कि कहते हैं मैरिड है, आया कि वो मैरिड विद किड्स है, आया कि वो जो है कि कहते हैं मैरिड विद नो किड्स है, आया कि वो मैरिड विद किड्स है लेकिन उसके किड्स जो है उसको छोड़ के जा चुके हैं, यानी कि एम्प्टीनेस। सही है। ये नेस्ट एनालिसिस है, इसकी भी मैं आपको एक कॉपी दे दूंगा। ओके ओके, विल मुनीफ विल डू इट इन द एंड। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि नेस्ट एनालिसिस के बाद क्या आ जाता है। नेस्ट एनालिसिस के बाद आते हैं सेगमेंटेशन के मॉड्यूल्स। सेगमेंटेशन के मॉड्यूल्स आपको क्या बताते हैं? सेगमेंटेशन के अंदर सबसे पहली बात आ जाती है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं? डेमोग्राफिक्स बेसिकली होते हैं जो आपकी लोकेलिटी पे बेस करते हैं। लेट्स से कि यू वांट टू लॉन्च अ प्रोडक्ट इन लाहौर, तो आपके डेमोग्राफिक्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाहौर की आवाम को समझें। आपको ये पता होना चाहिए कि लाहौर के अंदर कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो किस चीज को प्रेफरेंस करते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, एसईसी ए का लाइफस्टाइल क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, आपकी एसईसी कौन सी है। और अगर आपकी एसईसी ए है, तो उसके अंदर लोगों का लाइफस्टाइल क्या है। ब्रांड मैनेजमेंट इज मोर लाइक a mix of communication strategies, brand advertising strategies and consumer behavior। और टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। सो यू शुड हैव सो मच नॉलेज ऑन योर टारगेट ऑडियंस। और ये इस बुक्स पढ़ने से नहीं आता, ये इनसाइट गैदर करने से आता। सो आपने इस चीज को ये नहीं समझना कि ये बुक्स पढ़ने से आएगा। दिस इज अ वेरी एनालिटिकल थिंग, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल इवेल्युएशन। हाँ सही है, बुक्स के अंदर बहुत सारे वेज होंगे जहाँ पे आप इवेल्युएट कर सकते हैं, जो नंबर्स में ला सकते हैं उस आवाम को, लेकिन
ये आपकी क्रिटिकलिटी के ऊपर, माइंड की क्रिटिकलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप उनका लाइफस्टाइल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो डेमोग्राफिक्स के अंदर आपकी आ जाती है लोकेलिटी, फिर आ जाता है साइकोग्राफिक्स। साइकोग्राफिक्स आर सो ब्रॉड, साइकोग्राफिक्स के अंदर बहुत ब्रॉड कैटेगरीज है, लेकिन हम साइकोग्राफिक्स के अंदर पर्सनालिटी टाइप्स को डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज, जिसके अंदर एम्बिवेलेंट आ जाता है, एक्सट्रोवर्ट आ जाता है, इंट्रोवर्ट आ जाता है। आजकल लोगों को बहुत शौक है इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट कहने का। जी जी या मैं अभी स्लाइड चेंज नहीं कर रहा, स्लाइड चेंज होगी, स्क्रीन शेयर है आपके पास में, आ जाएगी। जी जी श्योर प्लीज, लेट्स गेट ऑन विद द प्रेजेंटेशन। अच्छा, तो फिर हम साइकोग्राफिक्स के ऊपर आ जाते हैं। साइकोग्राफिक्स आर सो ब्रॉड, लेकिन हम उसको पर्सनालिटी टाइप्स के ऊपर लेकर आते हैं। अगर अभी मैंने आपको 3 तरह की पर्सनालिटीज डिफाइन की कि लोग बड़ा शौक से कहते हैं कि आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मैं बड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बड़ा एम्बिवेलेंट हूँ, मैं बड़ा जो है ना आउट गोइंग हूँ, मैं जो है कि कहते हैं बड़ा सोशल पर्सनालिटी हूँ, सही है, मैं बड़ी हैप्पी पर्सनालिटी हूँ, मैं बड़ा जो है ना कि कहते हैं थ्रिल लिविंग पर्सनालिटी हूँ। दीज आर साइकोग्राफिक्स। ये आपके माइंड की, आपकी पर्सनालिटी टाइप को डिफाइन कर रहा है। ये आपको बता रहा है कि अगर आपकी पर्सनालिटी जो है इंट्रोवर्ट है, तो आप कैसी चीजें लाइक करते होंगे। एवरीथिंग एवरीथिंग यू डू ऑन अ सोशल मीडिया इज अ सोशल प्रोफाइलिंग। अगर आपके पास, लेट्स से मैं कहता हूं इंट्रोवर्ट हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, तो आप मेरे बारे में 3 चीजें तो कंफर्म कह सकते हो कि यार ये इजीली सोशल नहीं होता, he doesn't socialize easily, he might be a hidden personality, he might not like going out। 3 चीजें मैंने आपको, 3 पर्सनालिटीज, पर्सनालिटी की 3 एट्रीब्यूट्स दे दिए समझो। क्या आप इस चीज को देखते हुए अपनी ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? क्वेश्चन ये है, एंड द आंसर इज यस। अगर आपको सिर्फ ये पता लग जाए कि मैं इंट्रोवर्ट हूं और मैं बाहर नहीं जाता, तो मुझे टारगेट करने के लिए आप कौन से चैनल्स चूज करेंगे? आप मेरा सोशल मीडिया चूज करेंगे, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाता। So everything, every single thing is a critical evaluation of your personality, and every personality, every attribute is basically a targeting component for a brand manager and an advertising manager। आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो भी एट्रीब्यूट है, अच्छा है बुरा है, हम एज अ मार्केटियर, एज अ ब्रांड मैनेजर उसको यूज करते हैं टू टारगेट द प्रोडक्ट्स टू यू गाइस। साइकोग्राफिक्स को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, लेकिन आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जितनी भी पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, दे आर टारगेटेबल। और ये अगर आप फेसबुक पे आ जाएं, गूगल एड्स के ऊपर आ जाएं, शॉपिफाई के ऊपर आ जाएं, दे हैव सो मेनी टूल्स जहां पर आप ऐसे लोगों को बाय एट्रीब्यूट, बाय देयर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट आप उनको टारगेट कर सकते हैं। ओके, साइकोग्राफिक्स के बाद आ जाता है पर्सोनिफिकेशन। ये एक्सरसाइज है एक, जो हमने लास्ट टाइम भी की थी, मैं दोबारा एक दफा करवा रहा हूँ। साइकोग्राफिक्स के अंदर जो है पर्सोनिफिकेशन का एट्रीब्यूट होता है कि अगर आप किसी भी तरह के अगर आप जो है क्या कहते हैं, सॉरी, ओके, सॉरी, तो अगर आप जो है क्या कहते हैं अपने आप को एज अ ब्रांड, एज अ एग्जिस्टिंग ब्रांड मानते हैं, तो आप किस तरह के ब्रांड? आप अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए
कोई भी ऐसा ब्रांड बताएं जो कि आपकी पर्सनालिटी के एग्जैक्टली रेलिवेंट है। यानी कि लेट्स से कि अगर हम बात करते हैं कि कोई भी आंसर करता है कि आई एम जैज, मैं अपने आप को जैज कंसिडर करता हूँ। सो जैज अपने आप को कैसे जो है मार्केट करता है? जैज इज रिलायबल, जैज हैज बीन आवर ओल्ड फ्रेंड, जैज हैज बीन देयर व्हेन नो वन वाज देयर। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम लास्ट टाइम में माउंटेन ड्यू की एग्जांपल दी थी, माउंटेन की ड्यू की एग्जांपल इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि अगर आप अपने आप को कहते हैं कि आई एम एन आउटगोइंग पर्सन, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, आई लाइक न्यू एक्सपीरियंसेस, तो आप अपने आप को माउंटेन ड्यू से कंसिडर कर सकते हैं। यू कैन बी अ ब्रांड, यू कैन बी अ ब्रांड दैट हैज ऑल दोज एट्रीब्यूट्स। गोप्रो, शायद आप लोगों को पता होना है या ना पता हो, गोप्रो अपने आप को एग्जैक्टली मार्केट करता है माउंटेन ड्यू की तरह, लेकिन वो एक जो है कि कहते हैं कैमरा है, सही है, फॉर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। तो वो भी उन्हीं सेम एट्रीब्यूट्स पे टारगेट कर रहा है जिस तरह माउंटेन ड्यू टारगेट कर रहा है, और दोनों अपने आप को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के साथ जो है कि कहते हैं रेलिवेंट करते हैं। सो दिस इज personification. Let's go on the next slide. Okay. Segmentation on SEC is not enough. Segmentation based on personification builds a customer base. अच्छा, इन दो चीजों को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि आपने सिर्फ एक एट्रीब्यूट से अपने आप को सेगमेंटेशन नहीं करनी। आपकी सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी जो है, जो अभी मैंने सारे एलिमेंट्स बताए, एज ग्रुप, जेंडर ग्रुप, एसईसी सेगमेंट, नेस्ट एनालिसिस के बाद आपके डेमोग्राफिक्स, उसके बाद आपके साइकोग्राफिक्स, उसके बाद पर्सोनिफिकेशन, जब ये सारे आप कर लेंगे तो उसके बाद आपकी जो पॉपुलेशन साइज होगा वो श्रिंक होता 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 एक बहुत टारगेटेड पॉपुलेशन आ जाएगी। लेट्स से कि आपके पास 3 लाख लोग हैं, आपने पहला उसके अंदर जो है कि कहते हैं एज ग्रुप का जो है कि कहते हैं टारगेट चेक लगाया, तो आपके पास 2 लाख कस्टमर्स बच गए। उसके बाद आपने किया, आपके पास 1 लाख बच गए। उसके बाद आपने जो है कि एसईसी सेगमेंटेशन की, उसके बाद आपके पास 50,000 बच गए। तो करते 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 लेट्स से कि आपके पास ग्रुप ही जो है 20,000 लोगों का बच गया। तो अगर आप 20,000 लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो एज अ ब्रांड मैनेजर दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि द बजट यू आर स्पेंडिंग, इट शुड बी प्रॉफिटेबल, इट शुड मेक योर ब्रांड प्रॉफिटेबल। और क्या, अगर आप 1 लाख रुपए का बजट अगर स्पेंड कर रहे हैं, तो इज इट प्रॉफिटेबल फॉर 20,000 पीपल? तो ये आपकी पॉपुलेशन साइज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली आपने करनी है, क्योंकि अगर आप इनको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो यू आर जस्ट अनदर नेम, सही है, जो कि वो जो कि छक्के में बैठे है कि भाई मेरा छक्का लग जाएगा, शायद मेरा ब्रांड मशहूर हो जाए। बट ब्रांड बिल्डिंग इज अ प्रोसेस, अ लॉजिकल प्रोसेस। उसके बाद आ जाता है सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन पर्सोनिफिकेशन बिल्ड्स अ कस्टमर बेस। हमें पता है कि अगर आप किसी की पर्सनैलिटी टाइप को टारगेट करते हैं, सही है, एक ह्यूमन कनेक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं। आप किन लोगों के साथ अपनी दोस्ती रखते हैं? आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या अगर कोई ऐसा ब्रांड जो आपकी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करे, क्या आप उसके साथ लॉयल नहीं होंगे या बार बार आप उसको परचेज नहीं करेंगे? ऑब्वियसली आप करेंगे, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करता है, या किसी ना किसी तरह से आप जो अपने आप की पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसको जो है कि कहते हैं हेल्प आउट करता है। सो everything that I have said in segmentation and target audience, this is important, and this is you have to do to make your population size small and to target your audience based on analytics, based on their attributes. Okay, research and brand audits. हर चीज
जो मैंने अभी आपको बताई है, उसके लिए आपको रिसर्च जरूरी है। ब्रांड ऑडिट इज अ वेरी बिग थिंग, लेकिन ब्रांड ऑडिट की मैं आपको 3 चीजें बहुत कॉमनली बताने लगा हूं। इनको आप यूज करेंगे, इनको आप हमेशा अपनी ब्रांड की इवेल्युएशन के लिए यूज करेंगे। फर्स्ट इज बूमो, BUMO, बूमो। बूमो क्या करता है? बूमो बेसिकली इज ब्रांड यूज मोस्ट ऑफन। और टॉम, टॉम है टॉप ऑफ द माइंड। अभी आप इन दोनों को समझ लीजिए। टॉम कैसे ब्रांड है? सॉरी, टॉम टॉम बेसिकली है टॉप ऑफ द माइंड। अगर मैं कहता हूं कि लेट से कि देर कि मुझे आप लोग एक ऐसा ब्रांड बताएं जो कि टेलीकॉम का ब्रांड है, तो आप किसका नाम सबसे पहले लेंगे? बहुत सारे लोग लेंगे जैज का नाम, क्योंकि जैज जो है कि कहते हैं बहुत पहले से आप लोगों को टारगेट कर रहा है। और जैज जो है वो सबसे अर्ली पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आया था ऑन मोबाइल डिवाइसेस। इवन दो कि जो है कि कहते हैं उससे पहले जो है कि कहते हैं पीटीसीएल का जो है ना पाकटेल होता था। पीटीसीएल का पाकटेल होता था, वो आपको सर्विस दे रहा था, लेकिन जैज स्टेड, और जैज आपको कॉन्टिन्यूसली टारगेट कर। सो अगर आप इस वक्त चाहे यूफोन भी यूज कर रहे हैं, चाहे वारिद यूज कर रहे हैं, चाहे जोंग यूज कर रहे हैं, चाहे कोई भी और ब्रांड यूज कर रहे हैं टेलीकॉम का, लेकिन जब मैंने आपको कहा कि आपके माइंड में सबसे पहले टेलीकॉम का ब्रांड कौन सा आता है और आपके मुंह से जैज निकला, तो इट मीन्स कि आप उसके उसके टारगेट कस्टमर हैं। आप लोगों को वो कामयाब हो चुका है इस राय के बनाने में कि यू नो दिस ब्रांड। टॉम is a Tom is so important for a brand manager. हर ब्रांड मैनेजर जो है अपने ब्रांड को टॉम चाहता है कि लेट्स से कि आप उसका ब्रांड खरीदें या ना खरीदें, लेकिन आपको उस ब्रांड का पता होना चाहिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उस ब्रांड का पता होने से क्या फायदा जी हमें? तो फायदा होता है मीजा। फायदा कैसे होता है? फायदा इस तरह से होता है कि लेट से कि आज आपने जो है ना सारे लोगों को बता दिया कि मेरा ब्रांड ये है, लेकिन सारे लोग आपके कस्टमर्स नहीं। कल के दिन आप अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम के साथ कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो कि सबके लिए वायबल है। क्या आप उसी ब्रांड की इक्विटी, उसी ब्रांड की लॉयल्टी, उसी ब्रांड की अवेयरनेस यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। एग्जाम्पल, नेस्ले। नेस्ले इज अ कंपनी, लेकिन नेस्ले ब्रांड बन चुका है। हम उसको ब्रांड कंसिडर करते हैं। उसकी आगे बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन है। नेस्ले का पानी, नेस्ले का जूस। इवन दो कि उसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने अपना मैंगो नेक्टर निकाला, उन्होंने अपना चौंसा निकाला, लेकिन हम कहते हैं जी नेस्ले का जूस, बिकॉज नेस्ले इज यूजिंग द सेम नेम ऑन देयर पैकेजिंग, देयर कंपनी नेम, क्योंकि वो अपनी ब्रांड इक्विटी को यूज कर रहा है अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। सो दैट्स व्हाई टॉम इज इंपॉर्टेंट। जब आप अपने ब्रांड को मार्केट कर रहे हैं, ब्रांड कर रहे हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज को जो है कि कहते हैं इस तरह से लें कि आपके टारगेट कस्टमर, आपके पोटेंशियल कस्टमर दोनों को मैसेज जाए। उसके बाद आता है ब्रांड यूज मोस्ट ऑफन। इस तरह let's take a 2 minute break. मैं पानी पी लूं and we can continue on.
ओके गाइस, ब्रांड यूज मोस्ट ऑफन ब्रांड यूज मोस्ट ऑफन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हम टेलीकॉम की एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे टेलीकॉम के अंदर जिन्होंने तकरीबन हर ब्रांड यूज किया होगा। मैंने भी किया, वारिस से यूफोन, यूफोन से जोंग, जोंग से जैज। आई थिंक वी हैव ऑल डन। लेकिन बूमर डिफाइन करता है कि आप कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो बूमर बेसिकली डिफाइन करता है कि आपकी लॉयल्टी किसकी तरफ है। बूमर इज सो इम्पोर्टेंट एज एन आइडेंटिफायर कस्टमर लॉयल्टी कि वो आपको आइडेंटिफाई करके बता रहा होता है सिर्फ एक क्वेश्चन के साथ, कैटेगरी क्वेश्चन के साथ, कि आपका कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर किस ब्रांड को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता है। सो इसके अंदर बूमो और टॉम दो चीजें हो गई। फिर आता है ब्रांड रेकमेंडेड। ब्रांड रिकमेंडेशन इज सो इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। जो भी मैंने चीजें डाली हैं दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट, बट ये जो फैक्टर्स हैं ये बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। सो अगर आप जो है कि कहते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपने जो है ना डिजिटल बिजनेस के ऊपर कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है कि कहते हैं डालते हैं, तो आप बड़े आसानी से ये बता देते हैं कि आपका कस्टमर कौन से ब्रांड को प्रेफरेंस दे रहा है और आपके कस्टमर को सबसे पहले कौन सा एड या कौन सा ब्रांड याद है। तो अब इसकी बेस के ऊपर आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं कि जो ब्रांड जो ब्रांड हमारा कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर यूज कर रहा है या जो वो प्रेफर करता है, उसकी एट्रीब्यूट्स क्या है। और फिर आप अपने ब्रांड को कंपेयर कर सकते हैं उसके साथ और फिर बता सकते हैं कि यार डिफरेंस कहाँ पे। सो ब्रांड रिकमेंडेशन इज समथिंग जहां पर वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होता है। अगर आपका ब्रांड जो है एक्सपीरियंस बिल्ड करता है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रांड जो है वो रिकमेंडेशंस की तरफ लेके जाएगा, वर्ड ऑफ माउथ की तरफ लेके जाएगा। लेट्स से कि यू ड्रिंक अ जूस, a juice that is so fresh, that is fresh, that is energizing, that is great in taste। तो आप किसी ना किसी तरह से, अगर योर पर्सनालिटी इज लाइक दैट, आप किसी ना किसी तरह से और ये ह्यूमन कैपेबिलिटी है, ये ह्यूमन जो है कि कहते हैं एट्रीब्यूट है कि अगर वो कोई चीज यूज करता है तो वो लोगों को बताना चाहता है। सो तो अगर आप ऐसा कोई जूस पीते हैं तो आप किसी ना किसी तरह से अपने पीयर्स को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को ये बताना चाहेंगे कि यार मैंने आज एक ऐसी चीज पी है जिससे मुझे बहुत मजा आया या जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। सो दिस इज बेसिकली एन एक्सपीरियंस दैट यू हैव बिल्ड। और इस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बेसिकली ब्रांड रिकमेंडेशन, जब आप दूसरे लोगों को रेकमेंड करते हैं कि यार नहीं तुम ये नहीं ये ब्रांड यूज करो। तो हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रांड्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस पे बिल्ड होते हैं। ब्रांड्स कभी भी सेल के ऊपर बिल्ड नहीं होते, ब्रांड्स हमेशा एक्सपीरियंस के ऊपर बिल्ड होते हैं। अच्छे ब्रांड बिल्ड करने, अच्छे एक्सपीरियंस बिल्ड करें। अच्छी एक्सपीरियंस बिल्ड करने से कैसे, सोफिस्टिकेशन, अपने टारगेट ऑडियंस को समझे, अपनी सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजीज को समझे, अपने एट्रीब्यूट्स को समझे, अपने कस्टमर के एट्रीब्यूट्स को समझे। ओके, अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स इन ब्रांडिंग, ये जो है हमारा एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रैटेजी है। ये ऑब्जेक्टिव्स इन ब्रांडिंग जो है कि कहते हैं, ये मैंने इस वजह से लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। दो तरह के मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जब भी आप किसी की ब्रांडिंग करते हैं या एडवर्टाइजिंग करते हैं किसी भी चीज की। एक होता है अवेयरनेस और एक होता है रिकॉल। अवेयरनेस क्या है? सिंपल, you want to you want people to know about your brand। सिंपल।
आप बताना चाह रहे हैं कि यार मेरा ब्रांड एग्जिस्ट करता है एक स्पेस के अंदर, वो स्पेस क्या है, वो कैसे है, वो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी से डिफाइन करते हैं। और रिकॉल क्या होती है? इस वक्त पाकिस्तान का टेलीकॉम सेगमेंट जो है वो फिल अप हो चुका है। देयर इज नो मोर स्पेस। हर कोई किसी ना किसी नेटवर्क पे एग्जिस्ट करता है, और मोस्टली किसी ना किसी नेटवर्क के साथ लॉयल भी है। मेजोरिटी लॉयल है किसी ना किसी कस्टमर, किसी ना किसी टेलीकॉम के साथ। लेकिन फिर भी इस वक्त कंपनीज एड्स क्यों चला रही हैं? ऑफर्स तो आती रहती हैं, सही है, ऑफर्स के ऐड आते हैं, लेकिन कुछ जेनेरिक एड्स भी आते हैं। वो जेनेरिक एड्स किस लिए होते हैं? वो इस वजह से होते हैं ताकि आप कभी भी उस ब्रांड की जो इक्विटी है, जो लॉयल्टी है, उसकी अवेयरनेस है, वो भूल ना सके। आपको वो ब्रांड बार बार याद आना चाहिए। सो इट्स अ कंसिस्टेंट मैसेज, इट्स अ कंसिस्टेंट थिंग। जी। ये भी एक इमरान जो है ना, कि कहते हैं एक सेकंड स्ट्रैटेजी है। मार्केट शेयर इज अनदर थिंग। सही है। अभी मैंने आपको कहा कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उनका ब्रांड एग्जिस्ट करता है। इसकी आप बात कर रहे हैं रिटेन करने का मार्केट शेयर। अब मैं आपको यहीं पे एक एग्जांपल दे देता हूँ जो कि इससे बिल्कुल डिफरेंट है। आई हैव गॉन थ्रू अ ब्रांड, पाकिस्तान का लोकल ब्रांड है, अपैरल का ब्रांड है। दे स्टार्टेड वेरी गुड। उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी रखी, और फिजिकल स्टोर्स भी बनाए, सब कुछ किया। कुछ अरसे के बाद दे शिफ्टेड टू एन ऑनलाइन स्टोर। मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड का। वो टोटली अपना मार्केटिंग बजट जो है वो शिफ्ट कर गए ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। और मेरी मुलाकात हुई के सीईओ से। मैंने उनको कहा कि यार, कि व्हाई आर यू शिफ्टिंग योर इंटायर बजट टू एन ऑनलाइन स्ट्रैटेजी? उन्होंने कहा कि यार मुझे वहां से बहुत अच्छी लीड्स आती हैं, मेरा बिजनेस मोस्टली वहां से आता है, ऑनलाइन सेल्स बहुत अच्छी है, जो है कि कहते हैं कस्टमर एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, ब्ला ब्ला। कुछ अरसे के बाद वो ब्रांड बंद हो गया। रीजन, जब आप ब्रांडिंग करते हैं तो अगर योर ब्रांड नीड्स अ फिजिकल मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग, और आप उसको एडवर्टाइज नहीं कर रहे फिजिकल मीडियम पे, तो इवेंचुअली योर ब्रांड लूज द इम्पैक्ट इट हैज ऑन कस्टमर। आज आप जो है चलकर चलकर जाएं, कि कहते हैं लाहौर के अंदर या कराची के अंदर, जहां जहां से आप लोग हैं, आपको कोक के एड्स नजर आएंगे, बहुत बहुत प्रीमियम लोकेशंस पे। कौन सा ऐसा इंसान है जो कोक को नहीं जानता? सब जानते हैं। उसका मार्केट शेयर भी वहां पे वहां वहीं का वहीं है। अप डाउन होते रहते हैं परसेंटेजेस के अंदर, लेकिन दे आर एक्वायरिंग द मोस्ट चंक। बट द थिंग इज, अगर वो कल के दिन अपनी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी को सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सेगमेंट पे कर देते हैं, तो दे माइट लूज देयर इंटायर चंक। क्योंकि जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उस स्पेस के अंदर, फिजिकल स्पेस के अंदर, वो भूल जाएंगे उसको। सो दिस इज अनदर थिंग जो शायद हम आगे के कुछ लेक्चर्स में पढ़ें, जहाँ पे हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ऊपर एक लेक्चर रखेंगे, जहां पे हम बेसिकली ये देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट के मीडियम्स कैसे सिलेक्ट होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के मीडियम्स कैसे सिलेक्ट होते हैं, और कौन कौन से मीडियम्स इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, और कौन से रेवेन्यू गैदरिंग जो है कि कहते हैं मीडियम्स होते हैं। सो ये मीडिया व्हीकल्स की जो बात है, ये थोड़ी सी एक्सटेंसिव बात है। ये दिस इज एन एंटायर बुक बेसिकली। सो रिकॉल हम जनरेट करते हैं बेसिकली इस वजह से कि ताकि हम अपने आप को आज भी रेलिवेंट रख सकें और लोग हमारे ब्रांड को भूल ना सकें। सिंपल एज दैट।
ओके, ये चीजें हमने अभी तक, रियली सॉरी, ओके, ये चीजें हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रांडिंग विद फिजिकल एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट, हमने कहा कि ब्रांड बिल्ड होता है एक्सपीरियंस के ऊपर। लेट्स से कि आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं ई कॉमर्स के अंदर, तो आपने बाकी सब तो किया हुआ है, आपने स्ट्रैटेजीज भी की हुई है, आपने टारगेट ऑडियंस भी की हुई है, लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, आप उन सारी स्ट्रैटेजीज को, उन सारी ब्रांड लाइंस को प्रोडक्ट के अंदर डिपिक्ट नहीं कर सकते, इंस्टॉल नहीं कर सकते। सो कस्टमर लूजर्स वैल्यू। कस्टमर समझता है कि यार मैंने इस ब्रांड को समझा था कि इट शुड बी अ वेरी गुड ब्रांड, या ये मेरी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन जब उसने एक्चुअली ब्रांड को एक्सपीरियंस किया तो डिसोनेंस क्रिएट होगी। डिसोनेंस कैसे क्रिएट होगी? वो आपकी कस्टमर की एट्रीब्यूट्स के ऊपर पूरा नहीं उतरा। सो ऑलवेज बिल्ड एक्सपीरियंस। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ई कॉमर्स के अंदर, कि आप जो भी सर्विसेज भी सेल कर रहे हैं वो भी आपकी ब्रांड की कम्युनिकेशन लाइंस के साथ कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए। सेलिंग इज सेकेंडरी, बिल्डिंग, जब आप, ये हम अभी बात बहुत ज्यादा कर चुके हैं कि जब भी आप ब्रांड बिल्ड करते हैं तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और ये आपको बाद में फायदा पहुंचाएगी। इट्स, तो सेलिंग इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। ब्रांड इक्विटी पे भी हमने बात की, अभी हमने नेस्ले की एग्जांपल दी थी कि ब्रांड इक्विटी कैसे बिल्ड बिल्ड की हुई है उसने, कि वो अपने ही एग्जिस्टिंग ब्रांड की इक्विटी जो है शेयर कर रहा है दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ, और वो उससे फायदा ले रहा है। सो ब्रांड इक्विटी इज शेयर्ड फॉर ब्रांड लाइंस एंड ब्रांड एक्सटेंशंस। सो ब्रांडिंग एंड लॉयल्टी, अगर आप ई कॉमर्स के अंदर, ये सबसे ज्यादा मैंने देखा है, लोग समझते हैं कि लूजिंग अ कस्टमर और गिविंग देम अ बैड कस्टमर एक्सपीरियंस डजंट मीन एनीथिंग। तो यू आर रॉन्ग, आप बहुत गलत है। वो किस वजह से गलत है? क्योंकि जो आपने इंटायर अपना बजट स्पेंड किया फॉर ब्रांडिंग योर प्रोडक्ट, फॉर एक्चुअली बिल्डिंग अ ब्रांड, उसके अंदर एक कॉस्ट थी जिसकी वजह से आपका एक कस्टमर बेस बिल्ड हुआ। अगर आप उस कॉस्ट को लेट गो करते हैं, उस कस्टमर को लेट गो करते हैं, तो यू आर लूजिंग दैट कॉस्ट। सो यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन बैड डेट्स, आप लॉस कर रहे हैं। सो always try to retain your customer by giving them excellent experience, and also go for new customers. Okay, last thing is product perceived quality. Okay, प्रोडक्ट की perceived quality क्या होती है? दो तरह की होती है। आजकल आपने ई कॉमर्स के अंदर ये बहुत ज्यादा देखा है कि पिक्चर्स आप बहुत अच्छा शूट करते हैं, जबकि एक्चुअल प्रोडक्ट जो है कि कहते हैं वो अच्छी नहीं होती, या आपके पास पिक्चर्स बहुत गंदी होती हैं और कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट अच्छी रिसीव करता है आपसे। तो ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और ड्रॉबैक भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट रिसीव क्वालिटी होती है जब आप अपने ब्रांड की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उनको बताते हैं कि मेरा ब्रांड हाई क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, मीडियम क्वालिटी है, हाई सर्विसेंस हाई सर्विसेंस है, लो सर्विसेंस है, या मीडियम सर्विसेंस है, या वो हाई इन्वॉल्वमेंट ब्रांड है, लो इन्वॉल्वमेंट ब्रांड है, या मीडियम इन्वॉल्वमेंट ब्रांड है। तो ये आपको बता रहा होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। एंड क्वालिटी इज नॉट जस्ट कि उसकी फिजिकल क्वालिटी, क्वालिटी इज बेसिकली द एक्सपीरियंस ऑफ दैट प्रोडक्ट, द एक्चुअल यूजेज ऑफ दैट प्रोडक्ट।
सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप अपने ई कॉमर्स को कैसे सेट करेंगे, ये अब आप लोगों पे डिपेंडेंट है। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली अगर हम नेक्स्ट सेशन करेंगे तो हम नेक्स्ट सेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला आईएमसी के ऊपर, और दैट वुड बी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसके ऊपर बेसिकली हम ये बताएंगे कि मीडिया चैनल्स कैसे यूज करते हैं, एडवर्टीजमेंट के अंदर कौन कौन से मीडिया चैनल्स हैं, और ई कॉमर्स के अंदर कौन कौन से मीडिया चैनल्स हैं, और आप उनके अंदर कैसी स्ट्रैटेजीज चूज कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कैसे बना सकते हैं, और एडवर्टीजमेंट के अंदर कितने एनालिटिक्स होते हैं। सो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल ही मिला होगा इस सेशन के अंदर, और अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं मिला तो यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी ambiguity. You can always ask question. Let's start the question answer session in like 10:27 please. जी मैं आपको जो है कि कहते हैं उस्मान, पीपीटी अभी शेयर कर देता हूँ। मैं पानी पी लूँ। 10:27 के ऊपर जिन जिन लोगों के क्वेश्चन है, एक एक करके आप जो है चैट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, एंड देन आई एम गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन। अच्छा जी, ओके बॉयज, गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अच्छा आतिर, सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि स्लोगन और टैगलाइन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, स्लोगन जो है मोर ऑफ क्या कहते हैं ओरल थिंग, और टैगलाइन इज मोर ऑफ अ वर्बल। टैगलाइन आपका ओरल भी हो सकता है, लेकिन स्लोगन जो है वो आपका जो है क्या कहते हैं मोर ओरल होता है, तो इट्स अ वेरी फाइन लाइन। लेकिन हम स्लोगन जो है बेसिकली ब्रांडिंग के अंदर डिफाइन करते हैं, जो कि ओरली आप जो है कम्युनिकेट कर सकें ज्यादा। तो ये टैग लाइन होती है कि कहते हैं जहाँ पे आपके पास ऑडियो की सपोर्ट ना हो, तो आप टैग लाइन यूज करते हैं। इट्स अ फाइन लाइन। सही है, बहुत सारे लोग इसको मिक्स करते हैं। अच्छा या स्टोरी टेलिंग का एक मॉडल है या अच्छा, बाकी क्वेश्चंस हमारे पास नीचे हैं। ओके, अच्छा
अच्छा, याया का क्वेश्चन था कि स्टोरी टेलिंग कितनी जो है कि कहते हैं इंपॉर्टेंट है। याया, देयर इज अ मॉडल ऑफ स्टोरी टेलिंग जहाँ पे बेसिकली आप जो है मिथ्स क्रिएट करते हैं। वो मिथ्स कैसे क्रिएट करते हैं? बेसिकली हीरो मॉडल को कहते हैं। हीरो मॉडल क्या कहता है? हीरो मॉडल कहता है कि देयर शुड बी अ प्रोटैगनिस्ट, यानी कि हीरो होना चाहिए। देयर शुड बी अ विलन, एक विलन होना चाहिए। फिर देयर शुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू करेक्टर्स। उसकी बेस पे आप स्टोरी बनाते हैं। और फिर देयर शुड बी अ मिरेकल, कि एट द एंड ऑफ द डे देयर शुड बी अ मिरेकल, कि वो हीरो जो है उससे जीत जाए। तो अगर हम ब्रांड की स्टोरीज की बात करते हैं, तो अगर हम ब्रांड को एज अ हीरो कंसिडर करें, लेट्स से हम कंसिडर करते हैं कार के ब्रांड को, सिविक को। सिविक हीरो है, और प्रोटैगनिस्ट जो हमारा नेगेटिव करेक्टर है, विलन है, वो कौन है? मे बी इट्स अनदर कार, बट इन अ जेनेरिक सेंस जो विलन है बड़ा, वो पैदल चलना है, या जो विलन है वो डिस्टेंस है। क्योंकि कार का एक एक प्रोसेस है बड़ा, जिसकी वजह से आप बहुत सारे डिस्टेंस को बहुत कम टाइम में तय कर सकते हैं। यही कार की एक बेसिक इन्वेंशन थी। तो उसके बाद वो बताता है कि आपके पास एक मेरिकल होना चाहिए। वो मेरिकल क्या है? वो मेरिकल बेसिकली ये है कि जी होंडा सिविक आ गई, और उसने जो है कि कहते हैं वो 200 किलोमीटर, 200 माइल्स पर आवर करती है। सही है, उसकी टॉप स्पीड ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो यू कैन कवर लार्ज डिस्टेंसेस इन स्मॉल टाइम। इस बेस को कहते हैं हीरो मॉडल। इसको इसकी मैं आपको एक जो है ना कि कहते हैं पीपीटी भेजूंगा। प्लीज रीड इट इफ यू आर इंटरेस्टेड। इट्स अ वेरी गुड मॉडल। और ये बेसिकली आपको बताता है कि जो है ना कि कैसे कैसे सिर्फ ब्रांड नहीं, सही है, लोगों के ऊपर भी स्टोरी टेलिंग कैसे बिल्ड होती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, जरगोना। ओके, जरगोना, देखें, ई बुक अगर आप बच्चों के लिए लॉन्च करना चाहती हैं, तो बच्चों का सेगमेंट जो होता है ना, वो बड़ा नीश सेगमेंट होता है। और उस सेगमेंट में अगर आप लेट से कि आप 7 साल तक या 10 साल तक बच्चों को टारगेट करते हैं, तो वो आपको किसी सोशल मीडिया पे नहीं मिलेंगे। लेकिन उसका एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं बाइंग डिसीजन मेकर। बाइंग डिसीजन मेकर बेसिकली कौन होता है? जो कि एक्चुअली पे करता है प्रोडक्ट के लिए। उसका यूजर कोई भी हो सकता है। लेकिन बाइंग डिसीजन मेकर वो है जिसके पास कैपेबिलिटी है आपकी प्रोडक्ट बाय करने के लिए। तो जब आप ई बुक लॉन्च करना चाहेंगी बच्चों के लिए, सो टारगेट देयर पेरेंट्स। और उन पेरेंट्स की एज क्या होगी, वो आप अपनी जो है टारगेट ऑडियंस डिफाइन करें। सही है। टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान के अंदर अगर आप जो है ना करना चाह रही हैं, तो लेट्स से कि द टारगेट ऑडियंस रेंजेस फ्रॉम लाइक 27 टू 35 और 38। तो इसी बेस के ऊपर आप सेगमेंटेशन स्टार्ट डिफाइन करेंगी। इसी बेस के ऊपर आप अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करेंगी। साइकोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स, पर्सोनिफिकेशन, सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। आपको पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आपने किन लोगों को टारगेट करना है, उनका एज ग्रुप भी बता दिया है। और बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज ईमेल मी। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम Yaya. Ethical considerations to keep in mind when branding, especially when you are inspired from a famous brand. अच्छा, यह एक चीज याद रखो यार, जब आप किसी फेमस ब्रांड से इंस्पायर होते हैं ना,
तो दो चीजें होती हैं, या तो आप उस जैसी चीजें बना लेते हैं और आपके ब्रांड की वैल्यू खराब हो जाती है, इक्विटी खराब हो जाती है ब्रांड की, या फिर ये होता है कि आप उसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बनना है तो आपको जो है कि कहते हैं अपनी ब्रांड लाइंस को डिफरेंशिएट करनी होती है, बिकॉज देयर आर टू थिंग्स टू कीप इन माइंड। द फर्स्ट वन इज पीओडी, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं भी ब्रेड बेच रहा हूं, तुम भी ब्रेड बेच रहे हो, लेकिन तुम्हारी ब्रेड क्यों खरीदी जाए और मेरी ब्रेड क्यों ना खरीदी जाए, जबकि लेट्स से कि हमारा सप्लायर एक ही है। सो पीओडी, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है अपने ब्रांड्स के अंदर। हाउ योर ब्रांड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्रांड, इवन दो के द इंग्रेडिएंट्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द सप्लायर्स आर सेम। सो ऑलवेज कंसिडर कि आप एथिकली, अगर जो है एथिकल कंसिडरेशंस में आते हैं, तो आपने पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है। आपने कभी भी अपने जो ब्रांड एलिमेंट्स हैं उनके साथ रेप्लिकेट नहीं करने। ऑलवेज ब्रांड योर प्रोडक्ट विद योर ओन एलिमेंट्स एंड ऑलवेज रजिस्टर योर ब्रांड, ऑलवेज रजिस्टर योर प्रोडक्ट्स, ऑलवेज go for things that are considered good, जो कि आपको मॉरली, एथिकली एक जो है ना अपर ग्राउंड है। सो एथिकल कंसिडरेशन तो ये है हम। और हाँ, एक चीज और याद रखनी है, नेवर मार्केट टू माइनर्स। माइनर्स को अगर कोई इस तरह का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, कभी भी माइनर्स को जो है कि कहते हैं आप टारगेट नहीं करेंगे। और उसके बाद आप ये चीज का भी ख्याल रखेंगे कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है बड़ी, उसके अंदर आप जो है कि कहते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं या किसी भी तरह से, यानी कि जो आपके आउटलाइन पे रहते हैं लोग, सही है, चाहे वो जो है कि कहते हैं नॉन मुस्लिम्स हैं या जो है कि कहते हैं किसी भी तरह की कम्युनिटीज, वो हर्ट ना हो आपकी मार्केटिंग से। तो ऑलवेज गो फॉर जेनेरिक थिंग्स जिसके ऊपर हर कोई खुश हो सके, हर कोई रेलिवेंस क्रिएट कर सके। ओके, सो दीज आर द एथिकल कंसिडरेशंस। अनएथिकल तो बहुत सारी हैं, वो भी मैं कभी कभी आपको लेक्चर दूंगा। अच्छा, इमरान का क्वेश्चन है कि हाउ मच फंड शुड इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट पैकेजिंग शेल्फ सेव सम मनी फ्रॉम फैंसी पैकेजिंग एंड एंड पुट द सेम प्रोडक्ट क्वालिटी इंस्टेड। अच्छा, देखो इमरान, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। पैकेजिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। पैकेजिंग इतनी मैटर करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेट्स से एग्जांपल है, और मैं ऑलवेज आई ऑलवेज गो विद द एग्जांपल्स, ताकि आप जो है ना कि कहते हैं रियल लाइफ के साथ रिलेट कर सकें। आप और मैं एक पेन बनाते हैं, लेकिन आप उस पेन के अंदर जेलिंग डालते हैं, मैं भी जेलिंग डालता हूँ, लेकिन मैं उसकी पैकेजिंग अच्छी रखूँ, आपकी प्रोडक्ट बिकेगी या नहीं? दिस इज अ $1 million क्वेश्चन। हमेशा हमेशा वो चीज बिकेगी जो दिखती अच्छी है। नहीं। यहाँ पर हाँ देखो ना, यहाँ पर जो है कि कहते हैं आप और मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने किसी और फैक्टर को कंसीडर नहीं किया। लेट्स से कि हम दोनों एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सेम प्राइस पे सेल कर रहे हैं, लेकिन आपकी पैकेजिंग अच्छी है, सेम क्वालिटी है, किसकी प्रोडक्ट अच्छी बिकेगी? तो आपकी बिकेगी। तो हमेशा पैकेजिंग के साथ आपके एक्सपीरियंस मैटर करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आपकी पैकेजिंग उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है।
आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितनी आपकी जो है कि कहते हैं पैकेजिंग अच्छी है। अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है लेकिन आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो मे बी आपकी प्रोडक्ट ना बिके। क्योंकि द फर्स्ट थिंग, अगर लेट्स से कि मुझे ब्रांड के आपके ब्रांड का नहीं पता और मैं शॉप के ऊपर आता हूँ या मैं जो है कि कहते हैं आपके जो है कि कहते हैं ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आता हूँ और मैं देखता हूँ कि आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, तो मैं सबसे पहले आपकी ब्रांडिंग को देखकर ही इंस्पायर होगा कि अच्छा यार, इट सीम्स लाइक अ सोफिस्टिकेटेड ब्रांड, आई शुड बाय देयर प्रोडक्ट। लेकिन अगर सेम प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट पे मेरे ऑनलाइन स्टोर पे पड़ी है लेकिन मैं उसकी पैकेजिंग अच्छी करके नहीं दे रहा, तो पीपल माइट नॉट कंसिडर दैट प्रोडक्ट। सो इट्स अ बैलेंस बिटवीन गुड क्वालिटी एंड गुड पैकेजिंग। इमरान, यस प्लीज, जस्ट जस्ट अ सेकेंड। तो हमेशा इन दोनों का बैलेंस लेके चलना है। पैकेजिंग से लोग इंस्पायर होते हैं, प्रोडक्ट से लोग लॉयल होते हैं, क्वालिटी से। सो ऑलवेज गो फॉर द बैलेंस। और इन्वेस्टमेंट जो है कि कहते हैं, ये याद रखिएगा कि पैकेजिंग जो है, दिस इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, लेकिन पैकेजिंग ऑल्सो क्रिएट एक्सपीरियंस। सो यू हैव टू सी कि जहां पर आप इन लाइन हो रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा कि अगर एसईसी ए मार्केट के अंदर, ये मैं आपको इंसाइट दे रहा हूँ कि अगर आप एसईसी ए के अंदर डील कर रहे हैं, यानी कि एलीट क्लास के अंदर, तो ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन द पैकेजिंग। क्योंकि पैकेजिंग डू मैटर इन एसईसी ए। अगर आपकी प्रोडक्ट एसईसी सी के अंदर है, पैकेजिंग डजंट मैटर। बट डोंट गो फॉर फेडेड पैकेजिंग। Go for at least a good packaging, not an elite class packaging, but a good packaging. Okay, I hope this answers your questions. हाँ, देखा ना, तो इमरान, बहुत सारे और फैक्टर्स जो हैं कि कहते हैं हमारे आ जाते हैं, जहां पे आप सिर्फ पैकेजिंग को कंसीडर नहीं कर रहे होते, आप बहुत सारे और फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे होते हैं। सो आई होप कि ये आपको आंसर सफिशिएंट होगा। यार, रीब्रांडिंग, देखें, रीब्रांडिंग के अंदर ना एक फायदा है। आपको बेसिकली ये इवेल्युएट करना होता है कि आप रीब्रांडिंग पहले, सबसे पहले क्यों कर। लेट्स से कि द डैमेज टू योर एग्जिस्टिंग ब्रांड इक्विटी सो मच कि आप उसको केटर नहीं कर सकते रीब्रांड से, तो ऑलवेज रीब्रांड। अगर आपकी ब्रांड की इक्विटी को डैमेज इतना नहीं है, तो ऑलवेज गो फॉर रीब्रांडिंग, रिवाइटलाइजेशन ऑफ ब्रांड। और रिवाइटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि न्यू एलिमेंट्स, स्लाइटली न्यू एलिमेंट्स, नॉट ऑल न्यू एलिमेंट्स, स्लाइटली न्यू एलिमेंट्स, ताकि जो आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट है, बड़ी एग्जिस्टिंग अवेयर मार्केट है, एग्जिस्टिंग रिकॉल है, वो उसके साथ रिलेट कर सके। ओके, सो आपने इवेल्युएट करना है कि आपके ब्रांड की अगर तो रिपोर्ट डैमेज हुई भी है बहुत ज्यादा, तो ऑलवेज गो फॉर। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप जो है क्या कहते हैं, रीब्रांडिंग कॉन पैड को देखें, तो उसके अंदर कोक आता है। कोक ने दरमियान में बहुत दफा अपने आप को रीब्रांड करने की कोशिश की थी, लेकिन इवेंचुअली दे फेल्ड, और अब वो अपनी जो है कि कहते हैं एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। सो दे हैव forget the idea of rebranding their product. Okay, Usman, uh, if your packaging is very good and the product quality is average, then how that customer will be a return customer? देखो उस्मान, मैंने अभी जो है ना कि कहते हैं इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि ऑलवेज कंसिडर ऑल द फैक्टर्स। अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है,
लेकिन आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी एवरेज है, आपको ये भी तो डिफाइन करना है ना कि आप किस एससीसी सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, किस किन लोगों को टारगेट कर रहे हो। क्या उनके लिए अच्छी पैकेजिंग मैटर करती है? एलीट क्लास के लिए तो करती है। एलीट क्लास के लिए पैकेजिंग भी मैटर करती है, प्रोडक्ट भी मैटर करती है। अगर आप एससीसी बी के ऊपर आए, मिडिल क्लास लोगों के ऊपर, तो उनके लिए पैकेजिंग मैटर करेगी, लेकिन वो कहेंगे कि अच्छा यार, प्रोडक्ट क्वालिटी कैन बी compromised if the price is right. These are some insight that I'm giving. लेकिन वो रिटर्निंग कस्टमर कैसे होगा? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि आपने उसको राइट हिट किया है या नहीं। अगर तो वो प्राइस सेंसिटिव है और आपने उसको प्राइस के ऊपर टारगेट किया है, वो रिटर्निंग कस्टमर है। अगर तो वो जो है कि कहते हैं प्रोडक्ट पैकेजिंग को कंसिडर करता है एज एन एलीट थिंग, तो आपने उसको किया प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर टारगेट, और वो रिटर्निंग कस्टमर बन गया। सो ऑलवेज ऑलवेज गो विद योर टारगेट ऑडियंस। हमेशा ये कंसिडर करें कि कौन से फैक्टर, कौन से एट्रीब्यूट्स आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए मैटर करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टारगेट ऑडियंस का इनसाइड आउट जानें। ओके, सो रिटर्निंग कस्टमर उस वक्त क्रिएट होगा जब आप उसको राइट टारगेट करेंगे, राइट एट्रीब्यूट्स टारगेट करेंगे। ओके इमरान, फिर जो है ना कि कहते हैं क्लो, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये। सही है, बहुत सारे फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं। मे बी आपके कंपैटिटर मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं। कभी आपने ये कंसिडर किया? लेट्स से कोक, पेप्सी, सेम पैकेजिंग, सेम क्वालिटी पैकेजिंग, सेम क्वालिटी प्रोडक्ट, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है? इसका देखना पड़ता है कि अगर लेट्स से कि आज कोक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्यों? अच्छा अच्छा मार्केट शेयर है उसके पास। मे बी दे दे आर गोइंग फॉर एक्सपेंशन। मे बी वो अपनी सप्लाई चेन को इंक्रीज कर रहे हैं, मे बी वो अपनी मार्केटिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, मे बी दे दे हैव फाउंड अ न्यू चंक ऑफ कस्टमर्स। सो बहुत सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है, अगर हम इसको एज एन आइडियल केस लें, तो फिर अगर आपकी पैकेजिंग, आपके प्रोडक्ट, आपके कंपैटिटर की अगर पैकेजिंग अच्छी है, तो फिर उसकी प्रोडक्ट बिकनी चाहिए, जबकि क्वालिटी सेम। ये आइडियल केस है। इट्स अ वेरी वेरी क्लोज केस। ओके, देखें आज जरूर ना, बाइंग डिसीजन मेकर इज अ की पर्सन जिसको आप टारगेट कर रहे थे। आप देखें, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने सही है, ऑब्वियसली आपने ऑडियंस डिफाइन कर ली मदर्स की। व्हाट अबाउट फादर्स? क्या फादर्स जो है कि कहते हैं पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन को कंसिडर नहीं करते इंपॉर्टेंट? ऑलवेज ऑलवेज रिसर्च, कभी भी अपनी तरफ से इंसाइट गैदर ना करें। ऑलवेज गैदर इंसाइट्स और फिर अपनी ऑडियंस को डिफाइन करें। सही है, जब आप मुझे प्रूफ दिखाएंगे ही ना कि मेरी ऑडियंस मदर्स की है और ये मेरे पास प्रूफ है, उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि हाँ जी, आप जो है कि कहते हैं टारगेट करें मदर्स। हाँ शिराज, क्वालिटी और ब्रांड एक्सपीरियंस। ब्रांड एक्सपीरियंस जो है कि कहते हैं वो बेसिकली जो है कि कहते हैं कोई भी चीज हो सकती है, वो आपकी पैकेजिंग हो सकती है, वो आपकी प्राइस हो सकती है। वैल्यू एडिशन किस चीज का नाम है? वैल्यू एडिशन बेसिकली इस चीज का नाम है कि जो पैसे आप पे कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट आपके वर्थ इट भी है। लेट्स से कि अगर आप 500 रुपए की जो है कि कहते हैं एक घड़ी लेते हैं, वो 5 दिन चलती है, तो आप कहेंगे शायद 500 की घड़ी वर्थ इट है। लेकिन अगर आप 15 लाख की घड़ी लेते हैं, तो वो आप कंसिडर करेंगे वैल्यू एडिशन कि यार इसको पूरी जिंदगी चलना चाहिए। तो लॉयल्टी और एक्सपीरियंस, ये दोनों जो है, सॉरी, क्वालिटी और एक्सपीरियंस, ये दोनों ही लॉयल्टी बिल्ड करते हैं।
हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। अच्छा इमरान, इफ योर क्वालिटी इज बेटर देन यू माइट बी परफॉर्मिंग गुड, बट इट माइट बी अ नेक टू नेक रेस। अगर आपकी क्वालिटी बेहतर है और उसकी प्राइस बेहतर है, वो बेटर टारगेट कर रहा है, आप शायद गलत टारगेट कर रहे हैं, सो मेनी फैक्टर्स। लेकिन ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर अ बैलेंस। बैलेंस जहां पे होगा, वहां पे आपकी प्रोडक्ट जो है ना, की कहते हैं, अच्छी परफॉर्म करेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी, अगर आपकी सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी के अंदर आप ये डिफाइन कर लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है ना, कि कहते हैं, कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर किस चीज को कंसिडर करता है, आप ये क्वेश्चन करेंगे ही नहीं मेरे से कि सर मुझे क्वालिटी कंसिडर करनी चाहिए या पैकेजिंग कंसिडर करनी चाहिए, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अदर इनसाइट्स आपको मिलेंगी जो है ना, कि कहते हैं, जर्नल्स पढ़ने से। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पढ़ें, सही है, बहुत सारे जर्नल्स हैं, मैं आपको कुछ सेंड भी कर दूंगा। मैं आपको एक जिप फाइल करूंगा, जो कि मैं आप को उमर साहब को कहूंगा कि वो आपको जो है वो जिप फाइल दे दें, जिसके अंदर बहुत सारे बेसिक आर्टिकल्स होंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा किस कैसे सोर्सेज होते हैं और कहाँ से आप इवेल्युएट करते हैं। अ, शिराज, मैंने दूसरी चीज बताई है ब्रांड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वो क्वालिटी पे भी हो सकता है, पैकेजिंग पे भी हो सकता है, एम्बियंस पे भी हो सकता है। हाँ जरूर, मैं आपको जो है कि कहते हैं, इंशाल्लाह ताला ईमेल आईडी भी अभी शेयर कर देता हूँ। जरूर ना, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे इंसाइट्स नहीं गैदर करनी है आप लोगों ने कि इंटरेक्शन चाइल्ड का मदर के साथ होता है। मेरे साथ, लेट्स से कि मेरे साथ एक जो है ना, कि कहते हैं, आदमी रहता है, और वो जो है ना, कि कहते हैं, सिंगल पेरेंट है। फिर तो ऑलवेज कंसीडर इनसाइट्स, एक्चुअल पॉपुलेशन, एक्चुअल रिसर्च। यहाँ पे जब मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग जो है कि कहते हैं, कंसीडर करें रिसर्च को, ऑलवेज कंसीडर रिसर्च। रिसर्च के बगैर कोई इंसाइट्स नहीं होती। सही है। तो अगर आपने ब्रांड अच्छा बिल्ड करना है, हमेशा रीडिंग करें, अच्छे रिव्यूज की रीडिंग करें, अच्छे ब्रांड्स की रीडिंग करें, अच्छे आर्टिकल्स की रीडिंग करें। मैं आपको बता दूं, अब बात, ये बहुत बड़ी गलत कॉन्सेप्शन है कि पाकिस्तान के अंदर लोग प्राइस कॉन्शियस हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग प्राइस कॉन्शियस होते तो क्या बात है। आज जो है ना, कि कहते हैं, आप यहाँ पे ना डीएचए ना बने हुए होते, लोगों के पास जो है ना, कि कहते हैं, अच्छी गाड़ियां ना होती, आज भी मेहरान चल रही होती। पाकिस्तान का व्यू चेंज हो रहा है बेटा। पाकिस्तान इज इवॉल्विंग। पाकिस्तान नीड्स अ बेटर क्वालिटी। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो कार्स आई हैं, सही है, दे आर 7th जनरेशन, और उसके ऊपर भी पाकिस्तानियों ने बहुत जलील किया है होंडा, क्योंकि होंडा इज द 7th जनरेशन। बाकी ये जो करोला वगैरह है, ये तो फिर जो है ना 6th और 5th जनरेशन की आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि प्राइस सेंसिटिव एक सेगमेंट है। हाँ, वो मे बी हमारा मिडिल क्लास का जो सेगमेंट है बड़ा, जो पे चेक टू पे चेक जो है ना, कि कहते हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहा है, सही है, वो मे बी प्राइस कॉन्शियस हो, और आपने वहां से इंसाइट गैदर करनी हो कि क्योंकि जो है ना, कि कहते हैं, आसपास जो है ना, आपने उन चीजों को स्टडी किया। लेकिन अगर आपने एलीट सेगमेंट को, एसईसी ए को जो है, कि कहते हैं, स्टडी किया, तो आपको पता लगेगा कि वो लोग प्राइस सेंसिटिव नहीं है। दे ऑलवेज नीड क्वालिटी। इतने लोगों के पास आईफोन आ गए, क्यों? ना तो उसके अंदर उन्होंने प्राइस कॉन्शियस हुए हैं, ना तो वो क्वालिटी कॉन्शियस हुए हैं एप्पल की। वो किस चीज के ऊपर उन्होंने मार्केट किया बासित? उन्होंने मार्केट किया है सेंस ऑफ एक्सपीरियंस पे। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग प्राइस कॉन्शियस हैं, मेजॉरिटी या एक बड़ा चंक प्राइस सेंसिटिव होगा, लेकिन सब नहीं है। आपको देखना है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, और वो प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट के लिए है
या एलीट क्लास के लिए। एलीट क्लास के लिए तो ऑलवेज गो फॉर अ गुड एक्सपीरियंस, गुड ब्रांड, मेक अ गुड ब्रांड, और उसके बाद रेवेन्यू माशाल्लाह से बहुत होगा, लेकिन उसके ऊपर काम भी उतना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप SEC को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा, अगर नेक्स्ट सेशन हुआ IMC का तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर आप जो है SEC, डिफरेंट SEC को कैसे टारगेट करते हैं, कौन से कम्युनिकेशन चैनल है जहाँ पे आप टारगेट करते हैं। ओके, आई होप कि आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा, और आई होप कि मैंने आप सबके आंसर्स जो है इतने बेहतर किए हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ईमेल प्रोवाइड कर रहा हूँ। अ, तो इस ईमेल के ऊपर अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन होते हैं तो ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। तो मुझे बता दीजिएगा आप लोगों को मैसेज आ गया है ईमेल का, कि मेरे ख्याल में कोई कह रहा था कि आप लोगों को नहीं मिला, मैसेज नहीं मिल रहा है। नॉट जस्ट ओके। ओके, सॉरी एवरीवन इन द मीटिंग। सॉरी, मैंने सेट नहीं किया हुआ था। तो अच्छा, एंड करते हैं इस सेशन को। देखें, ब्रांड मैनेजमेंट एक बड़ा छोटा सा और बड़ा ब्रॉड सा दोनों तरह का एक चीज है। तो इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है कि सिर्फ ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ ब्रांड के एलिमेंट्स नहीं होते। जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो सिर्फ इसी के अंदर नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि IMC एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर आती हैं। तो हमेशा एक ब्रांड जो है वो उस वक्त चलता है जब वो बैलेंस रख के और हर चीज को कंसिडर करके चलता है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, एंड आई होप यू गाइस हैव अ गुड डे। नेक्स्ट सेशन हुआ तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और बी सेफ, बी गुड, अल्लाह हाफिज।